नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र फ्रांस के साथ साझेदारी में बनाया जा रहा है? आपके विकल्प हैं कैगा, कुडनकुलम, कल्पक्कम की जैतापुर। तो इसमें चारों ऑप्शन में से सही उत्तर है हमारा डी, जैतापुर। जब हम बात करते हैं जैतापुर की, तो जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत में एक प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे यदि पूर्ण कर लिया जाता है तो यह 9,900 मेगावाट उत्पादन क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो सकता है। यह परियोजना महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में प्रस्तावित है। इस पर दिसंबर 2010 में फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे और इसको बनाए जाने के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण कंपनियों के नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी ईडीएफ का नाम महत्वपूर्ण है और भारतीय कंपनी के संदर्भ में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआईएल महत्वपूर्ण है। इस संयंत्र का निर्माण 2018 के अंत में शुरू होने की उम्मीद थी। हालांकि आने वाले महीनों में इसके बेहतर ढंग से प्रारंभ होने की उम्मीद की जा रही है। हाल ही में यह इसलिए चर्चा में आया क्योंकि अप्रैल 2021 में ईडीएफ ने एनपीसीआईएल को जैतापुर में 6 रिएक्टरों के निर्माण के लिए एक बाध्यकारी तकनीकी वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आज के द हिंदू अखबार में जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में खबर प्रकाशित हुई है, जिससे यह महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हाइकी 2 निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक ड्रग विरोधी अभियान, भूमध्य सागर में फंसे प्रवासियों को बचाने के लिए यूरोपीय संघ का मिशन, अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बलों की तैनाती की, साइबर सक्षम वित्तीय अपराध पर नकेल कसने के लिए इंटरपोल का वैश्विक अभियान। हाइकी 2 के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह साइबर सक्षम वित्तीय अपराध पर नकेल कसने के लिए इंटरपोल का एक वैश्विक अभियान है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें इंटरपोल के द्वारा एक ऑपरेशन में 20 से अधिक देशों में प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा 1000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और साइबर सक्षम वित्तीय अपराध पर कार्यवाही के रूप में $27 मिलियन के अवैध धन को भी रोका गया है। भारत भी इसके प्रतिभागियों में से एक था, जिसमें ऑपरेशन को नाम दिया गया हेकी 2 और इसमें जून से सितंबर के 4 महीनों में मुख्य रूप से निवेश धोखाधड़ी, अवैध ऑनलाइन जुए से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग आदि अपराधों के संबंध में विविध कार्रवाइयां की गईं और इस प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी को लक्षित किया गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है या है? आपको ध्यान रखना है, गलत कथन की हमें पहचान करनी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एक हिंसक चरमपंथी संगठन है। इसका गठन 1967 में नक्सलवाड़ी में सशस्त्र माओवादी विद्रोह के बाद हुआ था। इसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। आपको बताना है कौन सा या से कथन गलत हैं। केवल एक और दो, केवल दो कि एक और तीन। जब हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की, जिसे शॉर्ट में सीपीआईएम कहा जाता है, तो इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह भारत में एक माओवादी कम्युनिस्ट राजनीतिक दल और उग्रवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य प्यूपिल वॉर यानी जनवादी युद्ध के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसको मूल रूप से 2004 में स्थापित किया गया था दो महत्वपूर्ण संगठनों के विलय के माध्यम से, जिसमें से एक का नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी प्यूपिल वॉर ग्रुप यानी सीपीआईएमएल पीडब्ल्यूजी और दूसरा नाम था माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया यानी
MCCI। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से ये गतिविधियां प्रारंभ हुई थीं। इसी के चलते कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के कार्यकर्ताओं को नक्सली भी कहा जाता है। हालांकि इनको 2009 से गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। यानी पहला और तीसरा जो हमारा विकल्प है वह सही है, केवल दूसरा हमारा गलत है। और चूंकि हमें गलत विकल्प की पहचान करनी थी, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें पूर्व IPS के विजय कुमार के द्वारा यह कथन दिया गया है कि किस प्रकार से हाल के समय में वामपंथी उग्रवाद में कमी देखी जा रही है और वर्तमान में यह छत्तीसगढ़ के 2 महत्वपूर्ण जिलों में ही सीमित हो गया है, जिसमें सुकमा और बीजापुर के क्षेत्र में गहन कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय न्यायपालिका की विशेषताओं के रूप में देखा जाता है? पहला है कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र। दूसरा है राष्ट्रपति उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तीसरा है पारदर्शी और जवाबदेह नियुक्ति प्रक्रिया। आपको बताना है इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं सही हैं। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 कि 1, 2 और 3। तो न्यायपालिका के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय न्यायपालिका की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसमें एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान के निर्वचक के रूप में इसकी स्थिति, न्यायिक समीक्षा का इसका अधिकार, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है, जो शक्ति पृथकीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही साथ हाल के समय में इसके द्वारा न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका प्रणाली के माध्यम से भी महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया गया है। इस रूप में यदि हम देखें तो पहला और दूसरा जो विकल्प है वो सही है। हालांकि अनेक बार उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें जो जजेस की नियुक्ति होती है वह कोलेजियम प्रक्रिया के आधार पर की जाती है, जो पारदर्शी नहीं है। और इसी के चलते पारदर्शी और जवाबदेह नियुक्ति प्रक्रिया को इसकी आलोचना के रूप में देखा जाना चाहिए। और इस रूप में हमारा विकल्प तीसरा सही नहीं है। और चूंकि सही विशेषताएं हमें पहचाननी थी, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की उपस्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में भाषण देते हुए यह टिप्पणी की है कि किस प्रकार से न्यायाधीशों को अदालतों में बयान देते समय अत्यधिक विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है या है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 कि 1, 2 और 3। इस प्रश्न के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि 2010 में भारत से नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जन में कृषि मृदाओं ने 70% से अधिक का योगदान दिया है। और इस रूप में पहला जो विकल्प है सही है। साथ ही साथ अमोनिया के उत्पादन में भी मवेशियों की हिस्सेदारी 80% है, जिस रूप में दूसरा विकल्प भी सही हो जाता है। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कुक्कुट उद्योग द्वारा भी अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक को निर्मुक्त किया जाता है। और इस रूप में तीनों के तीनों जो विकल्प हैं वो हमारे सही हैं और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें द हिंदू अखबार में प्रकाशित बात करेंगे हम मणिपुर की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA के बारे में। हाल ही में 13 नवंबर को मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट नामक एक अस्पष्ट चरमपंथी संगठन ने मणिपुर के चूड़ा चांदपुर जिले में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर
किए गए हमले की संयुक्त जिम्मेदारी लेने का दावा किया, जिसमें एक कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे सहित 7 की मृत्यु देखी गई थी। लेकिन सुर्खियों में इससे अधिक पुराना और घातक संगठन चर्चा में रहा, जिसे हम मणिपुर की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के रूप में जानते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि पिछले लगभग आधे दशक से यह एक प्रकार से सुषुप्ति की अवस्था में था और इसका फिर से सक्रिय हो जाना सुरक्षा बलों के लिए एक चिंता का विषय है। जब हम बात करते हैं मणिपुर की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ ही पीएलए के रूप में संक्षिप्त किया जाता है और इसे मुख्य रूप से 25 सितंबर 1978 को स्थापित किया गया था एन विश्वेश्वर सिंह के द्वारा, और ये मुख्य रूप से एक अलगाववादी सशस्त्र क्रांतिकारी समूह है जो पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में एक स्वतंत्र समाजवादी राज्य के लिए लड़ रहा है। हालांकि यह पूरे मणिपुर राज्य के लिए लड़ने का दावा करता है, किंतु इसमें मुख्य रूप से मणिपुर के मेइती लोगों का ही योगदान है। राज्य के अन्य निर्जातीय समूह के लोग जैसे कि नागा, कुकी और अन्य आदिवासी समूह इससे ज्यादा संबंधित खुद को नहीं पाते हैं, जिसके चलते इसे मेइती लोगों के समूह के रूप में भी देखा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसने अपनी स्थापना के बाद से भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ गुरिल्ला आधारित युद्ध छेड़ रखा है, और यह भारतीय सेना, भारतीय अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों को लगातार निशाना बनाता देखा जा सकता है। पीएलए के द्वारा कई बार मणिपुर राज्य के लोगों की सहानुभूति लेने का भी प्रयास किया गया है, जिसके तहत 90 के दशक के अंत में इसके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह अब से मणिपुर पुलिस को निशाना नहीं बनाने जा रहा है। हालांकि इसकी स्थापना के बाद से ही लगातार इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की गई, जिससे इसके कई शीर्ष नेताओं की मृत्यु देखी गई और कई अन्य को गिरफ्तार भी किया गया है। जैसे कि 1982 में इसके अध्यक्ष थोदम कुंजा बिहारी की मृत्यु देखी गई और साथ ही साथ 1981 में इसके प्रमुख एन विश्वेश्वर को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद इसकी सैन्य गतिविधियों में कमी देखी गई है। हालांकि 13 नवंबर को जिस प्रकार से पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा नवीन प्रकार का हमला देखा गया है, वह इस समूह की बदलती हुई रणनीति और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है, जिसके संदर्भ में प्रभावी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।